और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह 10 बजे अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। शिक्षा, खाली पदों पर भर्ती, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपए, सस्ता सिलेंडर, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। बीजेपी अग्निवीरों के लिए भी नौकरी की गारंटी का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा युवाओं को नौकरी की तैयारी के लिए भत्ते की भी घोषणा कर सकती है। तो बीजेपी आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कौन से बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं झारखंड के संकल्प पत्र में, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन जो बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें शिक्षा, खाली पदों पर भर्ती, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपए, सस्ता सिलेंडर, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। अग्निवीरों के लिए भी नौकरी की गारंटी का ऐलान बीजेपी कर सकती है और इसके साथ ही युवाओं को नौकरी की तैयारी के लिए भत्ते की भी घोषणा कर सकती है। समाज के सभी वर्ग, वो किसान हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग परिवार हो, युवा हो, रोजगार हो, स्थानीय आदिवासी मूलवासी हो, झारखंड की अस्मिता से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड को डेवलपमेंट के नए ऊंचाइयों पर ले जाने के मुद्दे हो, सबका समावेश होगा। थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल कुछ ही देर के बाद आ जाएगा। लेकिन देखिए, उसके उलट अभी तक इंडी अलायंस ने तो सीटों का अनाउंसमेंट नहीं किया। हमारे उम्मीदवारों ने सीटों का अनाउंसमेंट, सीटों नॉमिनेशन कर दिया है। सीटों कितने शेयरिंग होगी वो भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। इसके उलट इंडी गठबंधन में आज तक फॉर्मल कितनी सीटों पर राजद लड़ेगा, कितने पे माले लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा और कितने पे झामुमो लड़ेगा, यही क्लियर नहीं हुआ है। तो बीजेपी आज किन मुद्दों को जनता के बीच में रखेगी, झारखंड में कौन से वादे करेगी, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, झारखंड के लिए कौन से बड़े वादे बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र में कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय दिए, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आज 20 सूत्री जो मामला है उसको भारतीय जनता पार्टी सामने रखने वाली है। 20 सूत्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उन्होंने 5 प्रण जो लिए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि पेपर लीक के मामले में तुरंत जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट कमेटी में उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी गठित करेंगे जिससे कि जो पेपर लीक के सारे मामलों की जांच करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है गोगो दीदी योजना, यानी जैसे मध्य प्रदेश में, असम में, दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में हाल ही में उन्होंने लागू किया है और हरियाणा में उन्होंने तय किया है कि महिलाओं को, गरीब परिवार के महिला मुखिया को 2100 रुपये का मासिक जो वेतन एक स्टाइपेंड दिया जाएगा वो यहाँ भी लागू होगा, यानी झारखंड में भी लागू करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो युवा तैयारी करने के लिए जाएंगे, किसी नौकरी की तैयारी करने के लिए, उनको 2000 रुपये प्रति माह देने की तैयारी है। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण योजना है, इन योजनाओं से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक बार फिर से जो मॉडल उन्होंने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या हरियाणा में अपनाया है, सेम वही मॉडल इस बार वो झारखंड में अपनाने जा रहे हैं। झारखंड की कुछ लोकल इश्यूज़ को भी वो अपने मैनिफेस्टो में लाने वाले हैं, लेकिन ये तय है कि एक बहुत ही लोक लुभावन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा और नजर इस पे भी रहेगी कि आदिवासियों के लिए क्या बड़े वादे बीजेपी झारखंड में करती है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एसपी और बीजेपी में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अब नया पोस्टर लगा है और पोस्टर में लिखा गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। पोस्टर में लिखा है, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। तो आप देखिए, बटेंगे कटेंगे से ये नारे की शुरुआत हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया, जुड़ेंगे और जीतेंगे। कल बसपा प्रमुख मायावती ने भी नारा दिया कि बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने एक नया पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगा गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार ये पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान जारी है, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और सपा दोनों की तरफ से?
देखिए, उपचुनाव को मात्र 10 दिन बचे हुए। आज 3 तारीख है और 13 तारीख को वोटिंग होनी है। और मात्र इस पूरे हमने लगातार पिछले 1 हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि पोस्टरबाजी जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। बटोगे तो कटोगे का जो नारा सीएम योगी के द्वारा दिया गया था, उसके बाद अलग अलग लोग इस नारे के काट में अलग अलग नारे दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस नारे के बाद कई पोस्टर लगा चुकी है। और आज जो एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, वो पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने ये पोस्टर लगाया और उन्होंने अपना बयान भी जारी करते हुए ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो एक मठ से जुड़े हुए हैं और वो बांटने का काम कर रहे हैं। पर जो पीडीए है वो लोगों को जोड़ेगी और तभी वो जीतेगी। कुछ दिन पहले ही, आज से कुछ दिन पहले भी इनके द्वारा एक और पोस्टर लगाया गया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 27 के सत्ताधीश का एक पोस्टर उधर लगा था, जिसमें नीचे लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ की पिच थी, उस पर कहीं ना कहीं सपा पूरी तरीके से खेलती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार उनका जो बटने और कटने वाला बयान था, उसको अब जोड़ने से वो जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो लोगों को जोड़ रही है और लोगों को जोड़कर ही वो जीतेगी इस चुनाव में। हालांकि बीच में मायावती भी इस जो बयानबाजी है उसमें उतर आई हैं। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी। आप ये 3 तस्वीरें देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, एक पोस्टर ये लगा है। दूसरा जो पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये। और तीसरा योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ उनकी फोटो लगाकर एक पोस्टर छपा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये 3 पोस्टर्स दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। और यहां पर दोनों ही दलों की तरफ से एक के बाद एक नारे दिए जा रहे हैं और इसकी बानगी लखनऊ की सड़कों पर देखी जा सकती है। यूपी में पोस्टर वॉर पर सियासत गर्म है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी पोस्टरबाजी के जरिए जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रही है। मायावती ने इस दौरान एक नया नारा दिया, कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर सुभाषपा प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती के पास आरक्षण पर बोलने का वक्त नहीं है और न ही 1 नेशन 1 इलेक्शन और शिक्षा नीति पर ये लोग बात करते हैं। विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे हैं, उनको समझ से बाहर है। देश में पिछड़ों को बांट करके आरक्षण देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट आने के बाद जहां समिति बनी, जांच कमेटी भी रिपोर्ट दे दिया। उस पे एक शब्द भी बोलने के लिए ना तो अखिलेश जी के पास टाइम है, ना मायावती जी के पास टाइम है, ना राहुल जी के पास टाइम है। अब बिना वजह की चर्चा, अगर चर्चा करना है तो चर्चा हिम्मत है तो शिक्षा पे चर्चा करो। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर कैबिनेट से पास हो सकता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर पास हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन का कानून क्यों नहीं पास हो सकता है? हिम्मत बोलने की उनकी, ये नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि महायुति में बागियों को मनाने का सिलसिला जारी है।
फडणवीस पर बागियों को मनाने की जिम्मेदारी है। फडणवीस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो बागी हैं, जो नाराज हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्हें मनाया जाए। और आपको बता दें, कल महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, यानी जिन लोगों ने पर्चा दाखिल कर दिया है बागी होकर चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें अगर अपना नाम वापस लेना है तो कल महाराष्ट्र में नाम वापसी का आखिरी दिन है। आमचेच लोक आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना समजावून सांगणं आमचं कर्तव्य आहे। मला विश्वास आहे की आम्ही सगळ्यांना समजवण्यात यशस्वी ठरू। आमचेच लोक आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना समजावून सांगणं आमचं कर्तव्य आहे। मला विश्वास आहे कि आम्ही सगळ्यांना समजवण्यात यशस्वी ठरू। तो महाराष्ट्र में बागियों का क्या होगा, हमारे संवाददाता नम्रता दुबे इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुकी है। नम्रता, दोनों ही गठबंधन में बड़ी संख्या में बागी दिखाई दे रहे हैं और अगर हम बीजेपी के गठबंधन की बात करें तो लगभग 50 की संख्या में बागी हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस इन बागियों को मना पाएंगे? कल आखिरी दिन है नामांकन वापसी का। देखिए विशाल, 288 सीटों में से 50 से ज़्यादा बागी महाराष्ट्र में नज़र आ रहे हैं। अकेले बीजेपी में 19 से ज़्यादा बागी नेता हैं। 36 जो हैं वो महायुति में हैं, 19 के करीब महाविकास आघाड़ी में। अकेले बीजेपी के 19 ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं और जो बागी होकर सामने आए हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस काफ़ी कन्विंसिंग नेता माने जाते हैं। उन्होंने कल भी मुलाकात की, कल गोपाल शेट्टी से भी उन्होंने मुलाकात की। वो लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नामांकन वापस ले लें। ऐसे में कल जब हमने गोपाल शेट्टी से बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस नजर आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कल आखिरी दिन है, कल शाम 4 बजे आखिरी वक्त है नामांकन वापस लेने का। अगर कल तक नेता अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो इस चुनाव में एक अलग ही नज़ारा नजर आएगा, क्योंकि वोट बहुत ज़्यादा कटेंगे और बीजेपी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बागी अगर कोई है तो वो बीजेपी में है। दूसरे अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनके 10 नेता बागी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से दावा किया गया है कि उनके नेता 4 तारीख को वापस ले लेंगे नामांकन। लेकिन बीजेपी में स्थिति अभी तक नजर नहीं आ रही है। कोशिश लगातार देवेंद्र फडणवीस, बावनकुले और गिरीश महाजन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने क्लैरिटी नहीं दी कि हाँ वो नामांकन पीछे लेंगे। ऐसे में कुछ ही घंटे की बात है, अगर कुछ घंटे में नेताओं ने नामांकन नहीं लिया तो इसका जो नुकसान है वो भाजपा को उठाना पड़ेगा इस चुनाव में। ऐसे में बागियों को देखते हुए विशाल बैकअप प्लान किया है बीजेपी ने। उन्होंने अपने नेताओं को शिवसेना और अजित पवार के चुनाव चिन्हों पर इसलिए खड़ा किया ताकि अगर बागियों से नुकसान होता है तो वो एक बैकअप के तौर पर इन कैंडिडेट्स को इस्तेमाल कर सके और जो नंबर्स हैं वो बढ़ा पाएं। तो बैकअप तो है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की कोशिश है कि जो उनके 19 बागी नेता हैं उनको मनाया जाए। विशाल जी बिल्कुल, नम्रता आप बनी रहिएगा। देखिए क्या देवेंद्र फडणवीस बागी नेताओं को मना पाएंगे, समझा पाएंगे। कल नामांकन का नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं। तो देखिए विवादित बयान है उल्हासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष का। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इन्होंने बयान दिया है और कहा कि जिन्होंने गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कोई गद्दार नहीं रहा, जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव प्रचार भी इन दिनों जोरों पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज से मुंबई से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। भाई दूज के दिन वो पहली सार्वजनिक अभियान रैली कुर्ला और अंधेरी में करेंगे। कुर्ला नेहरू नगर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार मंगेश कुडालकर के लिए पहली रैली होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दूसरी सभा अंधेरी पूर्व विधानसभा के शेरे पंजाब मैदान में होगी। मुख्यमंत्री अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार मुरजी पटेल के प्रचार के लिए बैठक करेंगे। तो आज से एकनाथ शिंदे चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत वो मुंबई से ही कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा में उनकी रैली होनी है और क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले जहां सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, प्रत्याशियों के नाम तय हुए, बागियों को मनाया जा रहा है, तो आप सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है चुनाव प्रचार, उसकी शुरुआत भी एकनाथ शिंदे आज से करने जा रहे हैं। चुनाव मैदान में हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज अजित पवार ने भी बारामती से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। बारामती में इस बार चाचा भतीजा की लड़ाई है। अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार चुनावी मैदान में हैं, इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तो आप देखिए
चाचा भतीजा की लड़ाई है। अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार चुनावी मैदान में हैं। संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से। नम्रता, चाचा भतीजा आमने सामने हैं, एक बार फिर से बारामती की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए विशाल, अगर शरद पवार मैदान में उतर जाएंगे प्रचार के लिए तो उसका पलड़ा भारी जरूर होता है, लेकिन अजीत पवार ने भी बारामती में कई सालों तक काम किया है तो कहीं ना कहीं उनको भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो भी अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं आज मुंबई से। भाई दूज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाडली बहन योजना उन्होंने शुरू किया था, उससे जोड़ते हुए आज भाई दूज से वो भी प्रचार शुरू करेंगे। तो ऐसे में बारामती में चाचा भतीजा की लड़ाई है, मुंबई में भी एक नया प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। इस बीच में बीजेपी बस कोशिश कर रही है कि वो बागियों को मना ले, उसके बाद उनका भी प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। बारामती की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र पवार को बहुत ही संभला हुआ नेता माना जाता है, बहुत ही एजुकेटेड नेता माना जाता है, और अजीत पवार को ग्राउंडेड नेता माना जाता है, यानी कि वो लोगों से जुड़े हुए नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन शरद पवार का समर्थन योगेंद्र पवार के साथ है, वो उनके कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर ही एक लड़ाई देखने मिल रही है। जो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि पवार वर्सेस पवार बारामती में था, विधानसभा चुनाव में भी पवार वर्सेस पवार देखने मिल रहा है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अजित पवार दावेदार बड़े हैं लेकिन योगेंद्र पवार के साथ हैं शरद पवार, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वो बारामती सीट पर देखने मिलेगी। विशाल, बहुत शुक्रिया नम्रता। तो देखना यही होगा कि आखिरकार जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के चुनावी रण में ओवैसी किसके साथ खड़े हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। एबीपी न्यूज ने जब ओवैसी से यह सवाल किया तो उनका जवाब था कि वो बीजेपी के गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। इशारा साफ है कि ओवैसी को महाअघाड़ी से न्योते का इंतजार है। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार ना बने। ये तो मैं ओपनली कह चुका हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए ना कभी देंगे। समंदर के दो किनारे कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में एक पेपर और प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक कि दमकल की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन 17 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं है, लेकिन दमकल विभाग की ओर से एनओसी नहीं ली गई थी। गोदाम में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण आग लगी है एक पेपर और प्लास्टिक गोदाम में और दमकल की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 17 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग है। और बहुत सारी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दमकल विभाग की ओर से एनओसी नहीं ली गई थी इस पेपर और प्लास्टिक गोदाम को चलाने के लिए। गोदाम में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन फिलहाल 35 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और 17 घंटे से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली के अलीपुर से रिया। रिया, अभी क्या हालात हैं? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार का लोगों को जान माल का भी नुकसान हुआ है? क्या कुछ लोग घायल हुए हैं? क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल विशाल, हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। ये जो आप रास्ता देख पाएंगे, यहाँ पर तमाम लाइन कतारबद्ध जो हैं वो गोदाम हैं, अलग अलग चीज़ों के ये गोदाम है। और जिस गोदाम में आग लगी उसमें पेपर के जो रोल्स हैं, प्लास्टिक, उस सबको स्टोर किया जा रहा था। और अभी जो ताज़ा अपडेट है वो ये देखिए, करीबन 17 से 18 घंटे हो चुके हैं और ये बड़ा सा जो है धुएं का काला गुबार, ये पूरा जो अलीपुर का इलाका है उसमें ये गुबार छाया हुआ है और अभी तक पूरी तरह से इस आग पर कंट्रोल नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह की स्थिति कल थी कि पूरे जो फ्लेम्स हैं, आग की जो लपटें हैं वो दिख रही थी, वो अभी नहीं है। इसलिए दमकल विभाग की तरफ से जो कल रात और आज सुबह तक भी जो 35 गाड़ियां थी, अभी उनको डिस्कलेट किया गया है। अभी यहाँ पर 13 से 14 जो गाड़ियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिचुएशन यही कि इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। आप देख पाएंगे, तस्वीरों में नजर आएगा ये जो बिल्कुल रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए ये बड़ी खबर है कि 17 घंटे से आग पर काबू नहीं पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुकमा में नक्सलियों ने हमला किया है।
नक्सलियों के हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। जगरगुंडा थाने के घायल जवान अस्पताल में भर्ती। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुकमा में नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों के हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। जगरगुंडा थाने के घायल जवान अस्पताल में भर्ती। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। तो देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सूरत से है। परसों से आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। देश के कोने कोने में बसे बिहार के लोग अपने घर जाना चाहते हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी हुई है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आप इन तस्वीरों को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर किस कदर भीड़ उमड़ी है। छठ का महापर्व है। जो लोग सूरत में नौकरी के लिए गए हुए हैं, जो वहां पर नौकरी करते हैं, वो इस त्योहार के मौके पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं और ट्रेनों के लिए रेलवे स्टेशन पर जब पहुंच रहे हैं तो काफी भीड़ का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। गुजरात के सूरत में छठ पूजा को लेकर उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हो, उधना रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर पिछली रात से ही लोग जो है यहां पर मौजूद है वतन जाने के लिए, बिहार यूपी जाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हो। भगदड़ न मचे इसके लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है, रेलवे पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है और एक के बाद एक जो यात्री है उन्हें लाइनबंद कतार के अंदर यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सूरत में मिनी भारत कहा जाता है और यूपी बिहार से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रोजगार लेने के लिए सूरत में स्थायी हुए, उधना में स्थायी हुए। हालांकि दिवाली को छुट्टी हो चुकी है। छठ पूजा के लेकर के लोग जो है वो यूपी बिहार जाने के लिए निकलते हैं, तब इस प्रकार से एक साथ में जो भीड़ है वो जुटी हुई है। रेलवे प्रशासन की ओर से मेडिकल व्यवस्थाएं की गई है, अतिरिक्त रेलवे ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। ताप्ती गंगा की ओर कुल 2 ट्रेनें सूरत से चलती है। हालांकि सूरत रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 रिपेयरिंग के कामकाज को लेकर बंद हो चुका है। सूरत रेलवे स्टेशन की सारी भीड़ जो है वो उधना रेलवे जंक्शन पर आई हुई है। ऐसे में उधना रेलवे स्टेशन ऊपर भारी भीड़ है वो जमी हुई है। दिवाली के समय पर जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिलती थी उसी प्रकार से यहाँ पर भीड़ है वो जमी हुई नज़र आ रही है। हालांकि कोई भी प्रकार से भगदड़ ना हो उसको लेकर के स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस चाक चौबंद है। यहाँ पर महिला पुलिस बल को लेकर अलग अलग जो है व्यवस्था वो भी की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, जो उधना रेलवे स्टेशन से लोग गुजरते हैं, बड़े सामान जो है अपने सर पर लाद करके चलते हैं और घंटों तक इस प्रकार से खड़े रहने की वजह से जो थकान महसूस होती है। छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, बुजुर्ग साथ में हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक साथ में भीड़ जुटी होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो इस प्रकार से लाइनबंद कतार में उन्हें बिठाने के लिए मजबूर करना पड़ता है। और एक बाद एक यहाँ पर देख सकते हो, तस्वीरें देख सकते हो, कई लोग जो है अपने सर पर सामान लाद करके लाइनबंद कतार में यहाँ से एक छेड़े से दूसरे छेड़े पर यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है किस तरह सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ लोगों की उमड़ी हुई है बिहार जाने के लिए, क्योंकि महापर्व जो छठ का है उसके लिए लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। और ये वही भीड़ है जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोग लाइन लगाकर अब इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। सत शर्मा नए बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के नए बीजेपी अध्यक्ष होंगे सत शर्मा। रविंद्र रैना बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और अब यहां पर सत शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान सत शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था। उस वक्त वो उनको मनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सत शर्मा को दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए।
मनोज्ञा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने नया अध्यक्ष सत शर्मा को बनाया है। क्या समीकरण ध्यान में रखे गए हैं और सत शर्मा को इस बड़ी जिम्मेदारी के पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, बड़ी वजह यह है कि रविंद्र रैना को भी एक तरह से प्रमोशन करके, एलिवेशन करके अब दिल्ली लाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपयोगिता रहेगी, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जीत के बाद। और जिस तरह से समीकरण बदले हैं, पार्टी का ये मानना है कि पार्टी की संभावनाएं बेहतर हुई है पहले से। जो एक परसेप्शन था, जहां पर ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी का जीतना कभी संभव ही नहीं हुआ था, उन इलाकों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में रविंद्र रैना की अगुवाई में, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लगातार वही काम करते रहे हैं और इसके बाद इस जीत का चेहरा भी उनको अगर दिया जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष बदलकर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना, उनको सम्मिलित करना, जिसके सदस्य एल के आडवाणी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ऐसे कई कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, ये अपने आप में एक एलिवेशन और प्रमोशन देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज्ञा पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे।